भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ को आप इस उम्र में अकेला छोड़कर जाएंगे? भैया, माँ ने हमें कितनी मेहनत से पाला है। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। माँ को बुढ़ापे में छोड़कर जाना ठीक बात नहीं। अपने पति के मर जाने के बाद बचपन से ही कमला ने अपने चारों बेटों को मजदूरी करके बड़े लाड प्यार से पाला था। अब तो उसके बेटे बड़े हो चुके थे और गांव में छोटी मोटी मजदूरी किया करते थे। एक दिन कमला ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और बोली, मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने तुम्हें बड़े ही लाड प्यार से और बड़ी मुश्किल से पाला है और तुम लोगों ने भी हर अच्छे और बुरे दौर में मेरा साथ दिया है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो और तुम चारों बहुत मेहनती हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। इसके बाद कमला अंदर गई और एक पोटली लाकर अपने बड़े बेटे रामू को देते हुए बोली, रामू, इसमें मेरे कुछ गहने हैं जो मुझे अपनी शादी के समय तेरे पिताजी ने दिए थे। मैंने हमेशा इसे संभाल कर रखा ताकि ये तुम लोगों की बहू को दे सकूं। परंतु बहू की बात तो तब आती है जब मेरे बेटों का व्यापार अच्छा हो जाए। तुम लोग ऐसा करो कि इसे बेच दो और इससे अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करो और अपनी मेहनत और लगन से उस व्यापार को बढ़ाओ। भगवान तुम सबको कामयाब करे बेटा, बस यही मेरी कामना है। अपनी माँ की बात सुनकर उनके चारों बेटे भावुक हो गए। तब रामू बोला, तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है माँ। हम तुझे विश्वास दिलाते हैं कि तेरी ये गहनों की कुर्बानी भी बेकार नहीं जाएगी। हम अपना व्यापार शुरू करेंगे और खूब मेहनत करके उसे तरक्की पर ले जाएंगे। तभी दूसरा बेटा बोला, हाँ माँ, भैया सच कहते हैं। उसके बाद तीनों भाई वहाँ से चले गए, लेकिन कमला का सबसे छोटा बेटा जो सबसे ज्यादा लाडला था वहाँ रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ, तू भी आज सारा दिन हमारे लिए काम करती है। तू कितनी थक जाती होगी। मैं तेरे पैर दबाता हूँ और तू सो जा। बेटा, तू भी ना मेरा कितना ख्याल रखता है। अच्छा, अब तू भी जाकर आराम कर ले। और हाँ, जैसे तू मेरा इतना ख्याल रखता है वैसे ही तुझे अपने बड़े भाइयों का भी ख्याल रखना है। कल वे लोग जा रहे हैं ना गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू करने। तुझे भी उनके व्यापार में उनकी हर तरह से सहायता करनी होगी। आप चिंता ना करें माँ, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा। अगले दिन चारों भाई सुनार की दुकान पर पहुँचे और उन गहनों को बेच दिया। बिके हुए गहनों से एक दुकान किराए पर ली और एक किराने की दुकान खोली। अब रामू बोला, देखो भाइयों, हम सबको मिलजुल कर ये दुकान बहुत बड़ी करनी होगी। अपनी मेहनत से इस व्यापार को कामयाब बनाना होगा, तभी हमारी माँ की कुर्बानियाँ रंग ला पाएंगी। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। हम सबको अपने अपने काम बांट लेने चाहिए। मैं बाहर से राशन ला दूंगा। श्याम, तुम लोगों को सामान पैक करके दोगे। अजय, तुम काउंटर पर बैठोगे। और विजय, तुम्हें तो सबकी मदद करनी है। जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तुम उसकी मदद करो। ठीक है भैया। सभी ने अपना अपना काम संभाल लिया और मेहनत करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमला देख रही थी कि उसके चारों बेटे रोज शाम को थके हुए घर आते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। लेकिन छोटा बेटा हमेशा कमला के पास आता, उनसे बातें करता, पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाता। एक दिन कमला बोली, बेटा, तेरे भाइयों ने जब से व्यापार शुरू किया है वो व्यस्त हो गए हैं। उन्हें मुझसे बात करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं तू कैसे मुझसे बात करने का समय निकाल लेता है। माँ, तीनों भैया बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं उनके साथ काम करने में मदद करता हूँ।
लेकिन शायद उनका काम मुझसे ज्यादा है, इसीलिए उन्हें आपके लिए समय नहीं मिल पाता। तू बिल्कुल चिंता मत कर माँ, मुझे पता है जब भैया अपनी दुकान को अच्छे से जमा लेंगे और उनका व्यापार बढ़ जाएगा तो वो तुझसे बात करने के लिए समय जरूर निकालेंगे। तब तक मैं हूँ ना तेरे पास। कमला को भी इस बात की तसल्ली हो जाती है। समय बीतता है और उनका व्यापार बढ़ता जाता है। अब उनकी किराए की दुकान की जगह अपनी दुकान होती है और वो काफी बड़ी होती है। एक दिन कमला रामू से कहती है, बेटा अब तुम चारों का व्यापार भी अच्छा हो गया है और तुम चारों के विवाह की उम्र भी हो गई है। तुम चारों के लिए लड़कियां देखना शुरू करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम सभी का विवाह कर दूं। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद कमला अपने चारों बेटे के लिए बहुएं ले आती है। उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, रामू घर आया तो उसकी पत्नी ने रामू को बताया, देखिए जी, मुझे आपकी माँ की आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हुआ राधा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? अजी, आपकी माँ को सुबह 5 बजे उठने की आदत है। वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और खुद ही अपने हाथों से चाय बनाकर पी लेती है और चाय बनाते समय वो बहुत शोर करती है जिससे हमारी नींद खराब होती है। आप अपनी माँ को समझा दीजिए कि इतनी जल्दी चाय पीना जरूरी नहीं है। जब हम उठेंगे तो उन्हें चाय बनाकर दे देंगे और फिर वो जल्दी खाना मांगती है और हमारा खाना जल्दी नहीं बनता। फिर वो खुद ही खाना बनाने लगती है और इतना कम तेल और मसाले डालती है कि वो खाना स्वादिष्ट ही नहीं लगता। इन सब बातों से हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। आप उन्हें समझा दीजिए कि वो अपने कमरे में ही रहा करे। उन्हें चाय और नाश्ता वहीं मिल जाएगा, थोड़ा आगे पीछे ही सही। ठीक है राधा, मैं माँ को समझा दूंगा। अगले दिन रामू अपनी माँ से कहता है, माँ, राधा बता रही थी कि तुम उसे परेशान करती रहती हो कि चाय समय पर नहीं मिली, खाना समय पर नहीं मिला और अगर देर हो जाए तो तुम खुद ही चाय बना लिया करो। हाँ, राधा को क्यों परेशान करती रहती हो? तुम अब बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैं राधा को परेशान नहीं करती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि उसे कोई दिक्कत ही ना हो, इसीलिए मैं खुद ही चाय बनाकर पी लेती हूँ। मुझे भूख लग जाती है तो मैं उससे खाना मांग लेती हूँ। और बेटा, तू राधा की ही सुनता है, कभी मेरे पास बैठकर मेरी भी तो सुना कर। तू आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कई महीने हो गए, तूने मुझसे बात तक नहीं की है बेटा। ओहो माँ, तुम्हारी यही रोज रोज की शिकायतें सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। कितना व्यस्त रहता हूँ, बाहर कितना काम रहता है, तुम्हें पता भी है। इतने बड़े बिजनेस को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। अब ये फालतू की शिकायतें छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर रामू चला जाता है। रामू के पीछे पीछे शामू और अजय भी चले जाते हैं। अंत में विजय आता है और कहता है, माँ, कैसी है तू? अच्छी हूँ बेटा, एक तू ही तो है जिसे मेरा हाल चाल पूछने की फुर्सत है, वरना तेरे भाइयों को तो मेरा हाल चाल पूछने की भी फुर्सत नहीं है। माँ, वो लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसीलिए भूल जाते होंगे। अच्छा तू बता, मैं तेरे लिए आते आते खाने के लिए क्या लेते आऊँ? अच्छा, तुझे वो नाथूराम की जलेबियाँ बहुत पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए नाथूराम की जलेबियाँ लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। और हाँ माँ, मैंने सीता से कह दिया है कि आज से वो तेरा ज्यादा ध्यान रखेगी, तुझे समय पर चाय दिया करेगी और समय पर खाना भी, ताकि बड़े भैया और भाभी को कोई परेशानी ना हो। ऐसा कहकर विजय दुकान की तरफ निकल जाता है। दुकान पर पहुंचकर वो रामू अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, आप माँ से जो कह रहे थे मैंने सुना, इसमें माँ की क्या गलती है? अगर भाभी समय पर खाना बनाकर उन्हें दे दें और समय पर उन्हें चाय दे दें तो उन्हें क्या परेशानी होगी? मैं तो हमेशा ही देखता हूँ कि भाभी माँ से मुंह ही चलाती रहती हैं।
और आप भाभी को डांटने की जगह माँ को ही उल्टा बोल रहे हैं। देख रहा हूँ तू अब कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अपनी भाभी के बारे में जरा तमीज से बात कर। लेकिन भैया आप भी सोचो कि माँ ने हमें कितनी मुश्किलों से बड़ा किया है। उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है भैया। तू मुझे इज्जत का पाठ मत पढ़ा विजय, चल अपना काम देख। बेचारा विजय निराश होकर काम में लग जाता है। ऐसे ही करीब 7-8 दिन गुजर गए थे। एक दिन शामू की पत्नी अपने सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरी लाल वाली साड़ी देखी है क्या? मैंने यही हॉल में निकाल कर रखी थी, मुझे मिल नहीं रही। हाँ बेटा, वो मुझे लगा गंदी हो जाएगी तो मैंने तेरे कमरे में रख दिया है। वीणा अंदर जाती है और वो साड़ी लेकर बाहर आती है और चिल्ला कर कहती है, माँ जी, आप भी ना, आपको क्या जरूरत थी ये साड़ी अंदर ले जाकर रखने की? अब देखो इस पर दाग लग गया। मुझे आज ही से पहनकर जाना था। अब मैं क्या पहनूं? मैं क्या पहनकर जाऊं? हाँ बेटा, वो तो मुझसे गलती से। आप तो रहने ही दो माँ, मैं तो आपकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। तुम लोग मेरे हरकतों से परेशान हो गई हो। मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों की हरकतों से परेशान हो गई हूँ। एक मेरी छोटी बहू जो मुझे कुछ नहीं कहती, सिर्फ मेरा ख्याल रखती है, और मेरा छोटा बेटा मेरा ख्याल रखता है। उसे छोड़कर तुम लोग तो हमेशा ही मुझे परेशान करते हो, कभी अपनी बातों से, कभी अपनी हरकतों से, लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं कहती। अगर ऐसा ही है तो आप अपने छोटे बेटे के साथ रह लीजिए। हम लोगों को ही यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर वीणा अपनी बड़ी जेठानी के पास जाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, देखो ना दीदी, माँ आए दिन कोई ना कोई काम तो बिगाड़ ही देती है। तुम सही कह रही हो वीणा, मैं भी तो माँ जी से बहुत परेशान हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन रामू घर आकर अपनी पत्नी से बोला, राधा, अब घर काफी पुराना हो गया है, मरम्मत के बाद भी ये कुछ नया नहीं लगता। मैंने ठेकेदार से बात कर ली है। इसी गांव के किनारे हम एक बड़ा सा नया घर बनवा रहे हैं और हम सभी वहीं रहेंगे। उस घर में सभी के लिए अलग अलग बड़े बड़े कमरे होंगे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। देखो जी, आप नया घर बनवा रहे हैं और हम सभी अलग रहेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन माँ जी और छोटे देवर जी को हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। वैसे भी हम तीनों पहले ही माँ जी से बहुत परेशान हो गए हैं। माँ जी को तो बस अपनी सबसे छोटी बहू अच्छी लगती है और अपना सबसे छोटा बेटा। हाँ राधा, तुम सही कहती हो। वैसे भी माँ छोटी बहू और छोटे बेटे को सबसे ज्यादा चाहती हैं। तो ऐसा करते हैं, माँ को उनके साथ रहने देते हैं और हम अलग रहते हैं। कुछ ही दिनों में रामू का घर बनकर तैयार हो गया। फिर रामू सभी को बुलाकर बोला, राधा, हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, हम सभी नए घर में जाकर रहेंगे। अरे वाह बेटा, क्या सच में नया घर तैयार हो गया? तूने अच्छा ही किया जो नया घर बनवा लिया। इस घर में रहते रहते तो मेरा जीवन ही बीत गया। अब मैं भी बुढ़ापे में नए घर में रहूंगी। माफ करना माँ, लेकिन तुम और छोटू नए घर में नहीं जा सकते। तुम्हें तो पता है माँ कि तुम्हारी तीनों बहुओं से नहीं बनती, केवल सबसे छोटी बहू और छोटे बेटे से ही बनती है। तो तुम उन दोनों के साथ यहीं रहो और हम लोग वहाँ चले जाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ को आप इस उम्र में अकेला छोड़कर जाएंगे? भैया, माँ ने हमें कितनी मेहनत से पाला है। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। माँ को बुढ़ापे में छोड़कर जाना ठीक बात नहीं। ओहो विजय, तुम हमेशा यही बात करते रहते हो। माँ ने हमें मेहनत से पाला है। सभी अपने बच्चों को मेहनत से ही पालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करें और हम झेलते रहें। भैया सही कहते हैं, तुम माँ के साथ यहीं रहो और हम नए घर में जाकर रहेंगे, यही ठीक रहेगा। और ऐसा कहकर तीनों भाई उस घर से नए घर के लिए चले जाते हैं। कमला वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी विजय माँ के पास जाता है और कहता है,
माँ, भैया गलत हैं। वो पैसे के नशे में सारी बातें भूल गए हैं। लेकिन तू चिंता मत कर माँ, भगवान तो सब देखता है। एक ना एक दिन भैया को एहसास जरूर होगा और वो सभी लौट आएंगे। हाँ बेटा विजय, तू सही कहता है। अगले दिन जब विजय अपने भाई की दुकान पर पहुंचा तो रामू बोला, विजय, जब हमारे घर अलग हो गए हैं तो हमारी दुकान कैसे एक हो सकती है? विजय, आज से तुम इस दुकान में काम नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैंने तो कभी आप लोगों को नहीं छोड़ा, हमेशा ही आप लोगों के साथ काम किया, और आज मैं अलग काम करूं, ये ठीक बात नहीं है भैया। मुझे अपने से अलग मत कीजिए। विजय, भैया सही कह रहे हैं, अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे हिस्से के पैसे ले लो और गांव में दूसरी दुकान खोल लो। शामू ने विजय को कुछ पैसे दिए। ये देखकर विजय बोला, भैया, ये पैसे तो बहुत कम हैं, इसमें भला मैं क्या ही करूंगा। अगर आप मुझे अलग ही कर रहे हैं तो कम से कम मेरे हिस्से के पैसे तो बराबर दे दो। जितना दे दिया उसी में खुश रहो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चल अब जा यहाँ से। विजय घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। इस पर उसकी माँ कहती है, तेरे भाइयों ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं है, तू अपना काम शुरू कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। भगवान ने चाहा तो तू इन्हीं पैसों से काम करके बहुत तरक्की करेगा। अब विजय ने उन्हीं पैसों से गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोली और उसे चलाने लगा। दूसरी तरफ शहर से शामू का दोस्त उससे मिलने आता है और शामू से कहता है, अरे भाई श्यामू, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ करण, और तू बता कैसा है? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। काफी समय पहले इस गांव से गया था। तुम लोग तब भी यही दुकान चला रहे थे, आज भी यही दुकान चला रहे हो, और मुझे देखो, मैंने तो शहर में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली। अच्छा, क्या करता है तू शहर में? जरा मुझे भी तो बता। अरे क्या करूँगा, प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन खरीदना और बेचना, यही मेरा काम है। बहुत पैसे बचते हैं उसमें। हाँ भैया, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और बता, तू गांव में कब तक रुक रहा है? यही कोई 1 हफ्ते तक। अच्छा तो ठीक है, आज रात का खाना तू हमारे साथ खाना। ठीक है श्यामू, तो रात को मिलता हूँ। करण वहाँ से चला गया। रामू पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसे करण की बातें सुनकर बहुत लालच आया। वो शामू से बोला, अरे श्यामू, तेरे दोस्त ने तो बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ भैया, वही तो मैं देख रहा था। अच्छा किया, तूने उसे रात के खाने पर बुला लिया। अब जब रात के खाने पर आए तो उससे बात करना कि हम भी ये बिजनेस करना चाहते हैं। बताइए भला हम ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं? हाँ भैया, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता था। अब रात को करण रामू के घर आया और सभी लोग मिलकर खाना खाने लगे। तभी शामू बोला, अरे करण भाई, जरा हमें भी तो बता कि तेरा ये बिजनेस होता कैसे है। हम भी तेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात श्यामू। अरे ये तो बहुत सरल है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए करीब 15 लाख रुपए लगेंगे। मैं तेरे नाम से 15 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा और उसे कुछ दिनों बाद बेच दूंगा, और कम से कम 1 महीने में 5 से 7 लाख का फायदा होगा। फिर वो 5 से 7 लाख तुम लोग निकाल लेना और 15 लाख से दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। फिर उसे बेचेंगे तो उसमें भी 5 से 7 लाख का फायदा होगा, और ऐसे ही प्रॉफिट आता जाएगा। 15 लाख? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? नहीं रामू भैया, प्रॉपर्टी डीलर का काम कम से नहीं होता। उसके लिए कम से कम 15 लाख रुपए लगते हैं। मैंने भी तो अपना सब कुछ बेचकर प्रॉपर्टी में लगाया था। देखो आज मैं कितना कमा रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं तो सब कुछ बेचकर लगा दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत पैसे कमाएंगे। वो तो ठीक है करण, लेकिन हमें तो कुछ समझ नहीं आता। हम तो गांव से शहर कभी गए भी नहीं हैं।
अरे रामू भैया, आपको शहर जाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। आखिर मेरी दोस्ती किस दिन काम आएगी? अब करण की बातों में आकर रामू ने अपने पास रखी जमा पूंजी इकट्ठा की। कम पड़ने पर उसने अपना घर गिरवी रख दिया, लेकिन तब भी पैसे पूरे नहीं हुए, तो रामू ने अपनी दुकान भी बेच दी और सारा पैसा करण को दे दिया और बोला, देखो करण, हमने सारा पैसा तुम्हें दे दिया है। अगर ये पैसा किसी भी कारण जल्दी वापस नहीं आया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। नहीं नहीं रामू भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज ही शहर जा रहा हूँ और कल ही आपके लिए जमीन खरीद लूंगा। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद प्रॉपर्टी को बेचकर मैं आपको आपके मुनाफे का पैसा दे दूंगा। रामू, शामू और अजय तीनों बहुत खुश थे। करण वो पैसे लेकर चला गया। इधर तीनों भाइयों को इंतजार करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया। तब रामू शामू से बोला, श्यामू, पूरा 1 महीना बीत चुका है। अब तो हमारी प्रॉपर्टी बिक गई होगी और मुनाफे के पैसे भी आ गए होंगे। तुम करण को फोन लगाओ और उससे बात करो। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आपके बोलने से पहले मैं सुबह से ही करण को फोन लगा रहा हूँ, पर उसका फोन तो बंद आ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो श्यामू? अगर ऐसा हुआ तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अब तीनों भाई बहुत परेशान हो गए। अगले दिन वो करण को ढूंढने के लिए शहर गए। बहुत ढूंढने पर करण का घर मिला। वे लोग करण के घर पहुँचे। शामू करण से बोला, करण, हम बहुत मुश्किल से घर ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पहुँचे हैं। हमारी प्रॉपर्टी के बारे में तुमने हमें कुछ बताया नहीं। क्या हुआ हमारी प्रॉपर्टी का? लाओ, हमें हमारे मुनाफे के पैसे दे दो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। चलो चलो, जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रहे हो करण? हमने तो तुम्हें 15 लाख रुपए सब कुछ बेच कर दिए हैं। ऐसा मत कहो। उनके बहुत बोलने पर करण ने उन्हें धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। वे लोग उदास होकर अपने घर आ गए। सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। भैया, हमने माँ और छोटे भाई के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। चलो, हम माँ से माफी मांगते हैं। तीनों भाई अपनी माँ के पास पहुँचे, उन्हें सारी बातें बताई और उनसे माफी मांगते हुए बोले, माँ, हमें एहसास हो गया है कि हमने तुम्हारे और छोटू के साथ गलत किया, इसीलिए हमारे साथ गलत हुआ। हमें माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। गलती इंसान से ही होती है। तभी उनकी पत्नियां भी वहाँ आ गई और राधा बोली, अजी, आपने साहूकार से घर को गिरवी रखकर पैसे लिए थे। साहूकार ने घर पर कब्जा कर लिया है और हमें बिना कोई सामान दिए वहाँ से निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम यहाँ आ गए। ये सुनकर विजय बोला, कोई बात नहीं भाभी, एक घर चला गया तो क्या हुआ, दूसरा घर तो है। ये घर थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन हम सब बड़े प्रेम से यहाँ मिलकर रह लेंगे। और भैया, आप भूल रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारी माँ थी। हमने सब कुछ अपनी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से खड़ा कर दिया था। हम फिर से सब कुछ वैसा ही खड़ा कर देंगे, आप लोग चिंता ना करें। हाँ भाई, तू सही कहता है। तेरा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तूने सारी बुराइयों को भुलाकर हमें अपना लिया। छोटे देवर जी, हमें भी माफ कर दीजिए। हमने भी आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया और देखिए ना, आज हमारे साथ भी बुरा हुआ है, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वे लोग ये बात ही कर रहे थे कि तभी कमला अंदर गई और एक कागज का टुकड़ा लेकर बाहर आई और रामू को देते हुए बोली, बेटा, ये ले, ये एक जमीन के कागज हैं जो तेरे पिताजी ने मुझे दिए थे और कहा था कि जब भी मुझ पर मुसीबत पड़े तो मैं इसे बेचकर अपना काम चला लूं, लेकिन मैंने इसे कभी भी नहीं बेचा।
मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों को पाल कर बड़ा किया, लेकिन ये जमीन का टुकड़ा संभाल कर रखा, इसीलिए कि अगर कभी तुम लोगों पर मुसीबत आए तो ये जमीन का टुकड़ा काम आ जाए। आज तुम लोगों पर मुसीबत आई है तो ये दे रही हूँ। तुम इस जमीन को बेचकर अपना व्यापार फिर से शुरू करो। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। ये सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तब शामू बोला, माँ, तूने इतनी मेहनत करके हमें पाला, तूने इतनी मुसीबत उठाई, लेकिन फिर भी तूने जमीन के टुकड़े को नहीं बेचा, इसीलिए कि अगर हम पर कोई मुसीबत आए तो हमें तकलीफ ना हो। आप महान हैं माँ, हमें माफ कर दें। आज के बाद हम तुमसे कभी कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, हमेशा तेरे कदमों में, तेरे चरणों में रहेंगे। और इसके बाद सभी बहू और बेटों ने अपनी माँ से माफी मांगी और वो एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।